आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म ने ज़राअत को बरामदात पर मबनी और आलमी सतह पर मसाबकती बनाने की ज़रूरत पर दिया जोर। ज़राअत से मुतालिक वेबिनार में केमिकल से पाक और कुदरती काश्तकारी पर दिया जोर। ज़राअत को भारत के तवील मुद्दती तरक्की के सफ़र के स्ट्रेटेजिक सुतून के तौर पर किया बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पारादीप उड़ीसा में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 को कौम के नाम किया वक्फ। खाद की पैदावार में खुद इन्हिसार बनने पर दिया जोर। कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत उड़ीसा की तेज रफ्तार तरक्की के लिए है पुरअज़्म। महाराष्ट्र से वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने माली साल 2026-27 का बजट किया पेश। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी करने का किया ऐलान। रियासत की मईशत को 2047 तक 5 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ किया मुकर्रर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत के समुद्र की अहमियत पर डाली रोशनी। कहा कि आलमी कशीदगी के इस दौर में यह मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो एतमाद, सलाहियत और वाज़ेह विजन के साथ करे क़यादत। समुद्र एक बार फिर से दुनिया की ताकत के तवाज़ुन का मरकज बने। नेपाल के आम इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। बलेन शाह की क़यादत में 9 तश्कीलशुदा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 95 सीटों के साथ है आगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML 10 सीटों पर सबकत। नेपाली कांग्रेस 11 सीटों से है आगे। और अब खबरें तफसील से। बजट के बाद आज एक तीसरा वेबिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़राअत और दही इलाकों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ की गई। और इस वेबिनार में किसानों, माही परवरी और मवेशियों के किसानों, ज़राई स्टार्टअप्स और ज़राई कोऑपरेटिव से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस वेबिनार में वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। उन्होंने ज़राई मसनूआत को मुतनव्वि बनाने और काबिल बरामद आला कीमती मसनूआत तैयार करने के बारे में बात की। डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मयार, ब्रांडिंग और मयारात को फरोग देने पर जोर दिया। उन्होंने आलमी मंडी के लिए कुदरती काश्तकारी, नामियाती ज़राअत और माही परवरी के फरोग पर जोर दिया। एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है, जबकि इसमें 20 लाख अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें तो हमारे गरीब मछुआरे भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। हमारे पास रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज
एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। दुनिया में इसकी मांग है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क में फसलों की तनव्वुर पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद ये यकीनी बनाना है कि बजट की एक एक पाई किसानों तक पहुंचे। केवल एक ही फसल पर टिके रखना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कटक उड़ीसा में CISF खारवेल रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में मुनक़िद 57वें यौम तासीस तकरीब से खिताब किया। उन्होंने 57 सालों में CISF की कामयाबियों की तारीफ की, फौजियों की लगन को सलाम किया और मुस्तकबिल के मंसूबों का भी ऐलान किया। और इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि CISF के बगैर भारत की सनती तरक्की का तसव्वुर पूरा नहीं किया जा सकता है। 56 सालों में CISF ने न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। वीरता, त्याग, बलिदान, भारत के समृद्ध इतिहास की जो परंपरा है, इसके साथ एकाग्रता को भी इन्होंने जोड़कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा CISF ने दिखाया है। वज़ीर दाखिला ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसी साल 31 मार्च तक मुल्क नक्सलिज्म से आज़ाद हो जाएगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तिरुपति से यशुपति तक रेड कॉरिडोर का ख्वाब देखने वालों को शिकस्त देकर अपना तसल्लुत कायम करने जा रही हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प कि 31/3/2026 हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी CISF का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे CISF ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलकाता में सागर संकल्प कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इसके असरात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ या पूरा खलीज फारस खित्ता दुनिया की तवानाई की सलामती के लिए बहुत अहम इलाका है। जब इस खित्ते में कोई रुकावट या खलल पड़ता है तो इसका असर बराह रास्त तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आलमी तनाव की वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल का मईशत और आलमी तिजारत पर बराह रास्त असर पड़ता है। अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति, इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन
केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। व्हाट आई कंसीडर एज मोर वरिंग इज द फैक्ट दैट दिस एबनॉर्मलिटी इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया की तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस की कामयाबी और खुद इन्हिसारी की तरफ कदम, ये सब बताते हैं कि मुल्क का दिफाई शोबा दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। सागर संकल्प कॉन्क्लेव में मैं यह कहना चाहूंगा कि सागर यानी समुद्र, आप सभी जानते हैं, आज अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। यदि हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी के साथ आगे बढ़ें तो भारत एक मैरीटाइम डोमेन सेफ, प्रॉस्परस और स्ट्रांग होगा। और यह समय है जब हमें अपने मैरीटाइम विजन को क्लियर, कॉन्फिडेंट और कलेक्टिव रूप में आगे बढ़ाना है। साथियों, इंडियन नेवी की रेडीनेस, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों की सफलता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम, ये सभी इस बात को के इंडिकेटर्स हैं कि भारत का रक्षा क्षेत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी दिशा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलती हुई आलमी जोग्राफियाई सियासत के दौर में समुद्र एक बार फिर से दुनिया की ताकत के तवाज़ुन का मरकज़ बन गए हैं। ऐसे वक्त में एक बड़ी समुद्री कौम के तौर पर मुल्क की ये जिम्मेदारी है कि वो एतमाद, सलाहियत और वाज़ेह विजन के साथ क़यादत फराहम करे। मैरीटाइम डोमेन पहले के कंपैरिजन में काफी बदल चुका है। आज के समय में मैरीटाइम डोमेन केवल ट्रेड रूट्स या नेवल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह नेशनल रेजिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मेजर फाउंडेशन बन चुका है। बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में ओशंस एक बार फिर विश्व की पावर बैलेंस के सेंटर में आ गए हैं। ऐसे समय में एक मेजर मैरीटाइम नेशन के रूप में भारत का यह दायित्व है कि वह कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और क्लियर विजन के साथ लीडरशिप प्रदान करे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जुमे को पेश किए गए 2026-27 के बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी की स्कीम का ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि 30 सितंबर 2025 तक 2 लाख रुपए तक के फसली कर्जे माफ किए जाएंगे। रियासती असेंबली में बजट पेश करते हुए फडणवीस ने कहा कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना के तहत महाराष्ट्र के मकरूज किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि जो किसान अपने कर्जों की बाकायदगी से अदायगी करते हैं, उन्हें रियासती हुकूमत की तरफ से 50,000 रुपये की तरकीब मिलेगी। वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि ख़वातीन के लिए वज़ीर आला माझी लड़की बहन योजना जारी रहेगी। फडणवीस ने यह भी कहा है कि रियासत में 1000 से ज़्यादा आबादी वाले तमाम गाँव को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र को मुल्क का मालियाती पावर हाउस बताते हुए उन्होंने कहा है कि रियासत की मईशत को 2047 तक $5 ट्रिलियन की मईशत तक ले जाने का हदफ है। अपनी बजट तकरीर में फडणवीस ने रियासत के आनजानी वजीर खजाना अजीत पवार को याद करते हुए कहा कि उनके एजाज़ में एक मुनासिब यादगार तामीर की जाएगी। बिहार हुकूमत के वजीर रामकृपाल यादव ने जेडीयू के अंदर जारी बदअमनी पर कहा है कि ये उनका अंदरूनी मामला है और निशांत कुमार और फैसला करेंगे कि आगे क्या होगा। रामकृपाल ने मजीद कहा है कि नीतीश कुमार के साथ उनके कारकुनों का जज्बाती लगाव है। नीतीश कुमार जी खुद का डिसीजन लेते हैं और विपक्ष को एक मौका मिल गया है
कुछ कहने के लिए है नहीं तो कुछ कह रहे हैं। विपक्ष का कलेजा फट रहा है। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में आज तक काम किए हैं? कोई बतावे तो। उनका स्वयं का निर्णय है, जो अच्छा समझ रहे हैं वो कर रहे हैं, और आने वाले दिन में वो दिल्ली रह कर के भी बिहार के विकास में जो उनकी अहम भूमिका है, जिससे विकसित बिहार का सपना उन्होंने देखा है और उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं अपनी सरकार के माध्यम से। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के राज्यसभा इलेक्शन लड़ने के फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने फैसले खुद करते हैं और कोई उन पर दबाव नहीं डाल सकता। वो दिल्ली में रहकर भी बिहार के लिए काम करते रहेंगे। भावनात्मक लगाव तो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके कार्यकर्ता का। तो लगता है कि वो चले जाएंगे तो हमें कौन देखेगा, अनाथ जैसा हो जाएगा। भावनात्मक है, सेंटिमेंटल है। बहुत लोग रो भी रहे थे, कार्यकर्ता लोग। तो स्वाभाविक है, वो गार्जियन थे, पिता तुल थे, भाई तुल थे। जनता दल यू का अंदरूनी मामला है और स्वयं निशान जी तय करने वाले हैं कि उनको क्या करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत जैसलमेर के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो तारीखी जैसलमेर किला में दशहरा चौक पहुंचे और फिर ई रिक्शा के जरिए पार्श्वनाथ जैन मंदिर गए। मंदिर के मरकजी दरवाजे से होते हुए मोहन भागवत असल गंभारा पहुंचे और भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए और इसके बाद मोहन भागवत ने मंदिर के अहाते में वाक़ जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार का दौरा किया, जहां उन्होंने काबिल-ए-दाद गुरुदेव की मुक़द्दस चादर समेत दीगर तारीख़ी विरसे के मकामात का मुशाहिदा किया। तकरीब के बाद आरएसएस सरबराह मंदिर के मरकजी दरवाजे पर वापस आए और ई रिक्शा के जरिए दशहरा चौक पहुंचे, जहां से उनका काफिला अगले प्रोग्राम के लिए रवाना हुआ। उत्तराखंड की आलमी शहरियत याफ्ता चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। यात्री महकमे की सरकारी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस साल चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को शुरू होगी। यमुनोत्री और गंगोत्री के दरवाजे एक ही दिन खुलेंगे। केदारनाथ के दरवाजे 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ के दरवाजे 23 अप्रैल को खुलेंगे। चारधाम यात्रा में शिरकत करने वाले तमाम यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए भारतीय अकीदतमंद अपने आधार कार्ड के जरिए इंदराज करा सकते हैं, जबकि गैर मुल्की यात्री अपने ईमेल आईडी के जरिए इंदराज करा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी दस्तयाब होगी और ये सहूलत 17 अप्रैल से शुरू होगी। ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार के और विकास नगर में खुसूसी रजिस्ट्रेशन काउंटर कायम किए जाएंगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। अपनी बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि बच्चों की ज़हनी सेहत, सीखने की सलाहियतों और डिजिटल लत को देखते हुए सख्त ज़ाब्ते ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्क्रीन का बेकाबू वक्त बच्चों के रवैये, तवज्जो का दौरानिया और हिफाजत को संजीदगी से मुतासर कर रहा है और इस नए फैसले का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया के नुकसान ज़दा और नामुनासिब असरात से महफूज रहें। बच्चों में बढ़ते हुए मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के मनफी असरात को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाएगा। वाइस चांसलर के साथ एक हालिया मीटिंग में उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगाने पर उनकी राय तलब की, जिसके बाद वज़ीर आला ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तानी बहरिया का INS तरंगनी जहाज आज श्रीलंका के कोलंबो पहुंचा। ये जहाज ईरानी फ्रीगेट एरिस डेना के लिए तलाश और बचाव के ऑपरेशन में हिस्सा लेने के बाद कोलंबो पहुंचा था, जो बुध को अमेरिकी आबदोज की जानिब से फायर किए गए टॉर्पीडो की जद में आकर डूब गया था।
हिंदुस्तान ने मिशन में मदद के लिए समुद्री निगरानी करने वाले तैयारे तैनात किए। बशमूल आईएनएस तरंगिनी हिंदुस्तानी बहरिया का पहला और बुनियादी बहरी जहाज का तरबियती जहाज है, जो 11 नवंबर 1997 को शुरू हुआ था और गोवा में बनाया गया। ये 3 बारक बहरिया के अफसर कैडेट को रिवायती समुद्री महारत, हिम्मत और टीम के जज्बे में तरबियत देने में अहम किरदार अदा करता है। नेपाल में होने वाले आम इंतखाबात में रैपर और काठमांडू के साबिक मेयर बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भारी अक्सरियत से जीतने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पर आगे है, जबकि नेपाल कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर आगे है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 3 पर और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और श्रमिक संस्कृत पार्टी एक सीट पर आगे है। नेपाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राम प्रसाद भंडारी ने 60% वोट डालने की इत्तला दी। काठमांडू में 60 से 65% वोट डाले गए। 2022 में बनने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को इंतखाबी मुहिम के दौरान खासी हिमायत हासिल हुई है और बालेन शाह को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का मजबूत दावेदार समझा जाता है। दरअसल नेपाली कांग्रेस और CPN-UML इस हुकूमत का हिस्सा थे कि जो गुज़िश्ता साल जैनजी तहरीक की वजह से गिर गई थी। नेपाली कांग्रेस के सदर गगन थापा जो नेपाली कांग्रेस के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं, जबकि CPN-UML के KP शर्मा ओली को वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। अमेरिका ने कहा है कि जिसको भी ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब किया जाना है, उसका इंतखाब उनसे मुशावरत के बाद किया जाए। ट्रंप ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया कि हमले में हलाक होने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई अपने वालिद की जगह ले सकते हैं। ट्रंप ने मुश्तबा को कमज़ोर उम्मीदवार करार दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान को उनके बगैर नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए रहनुमा के इंतखाब में अमेरिका का किरदार ज़रूरी है। दरअसल अमेरिकी पार्लियामेंट में कांग्रेस ने ईरान पर हमला रोकने के लिए करारदाद पेश की गई और हिज़्ब इख्तिलाफ के कानून साजों ने वार पावर रेजोल्यूशन का मुतालबा किया, लेकिन करारदाद को 219-212 वोटों से मुस्तरद कर दिया गया और इसका मतलब यह है कि सदर ट्रंप पर अब फौजी कार्रवाई रोकने का दबाव नहीं रहेगा। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह हासिल कर ली है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी। सेमीफाइनल मैच में कई बड़े रिकॉर्ड्स कायम हुए। टीम इंडिया ने भी चौथी बार फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारतीय टीम T20 आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है। टीम इंडिया ने 2007, 2014 और 2024 के बाद चौथी बार खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है। इस मुकाबले में कुल मिलाकर 34 छक्के लगे, जो T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा हैं। और इससे पहले आलमी कप में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मैच में कुल 31 छक्के लगे थे। भारत और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मिलकर सेमीफाइनल मैच में कुल 73 बाउंड्रीज लगाई, जो एक नया रिकॉर्ड भी है। और इससे पहले T20 वर्ल्ड कप 2016 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में कुल 61 बाउंड्रीज लगी थी। T20 आलमी कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में कुल मिलाकर 499 रन बने। मेंस T20 इंटरनेशनल में इससे ज्यादा रन सिर्फ साल 2023 में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले में बने थे। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने मिलकर 517 रन बनाए थे। जैकब बेथल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। तो वही T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 48 गेंदों में 105 रनों की लाजवाब पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारत की भिड़ंत 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।